नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मन्नू भंडारी जी की एक बहुत मार्मिक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है असामयिक मृत्यु। सब कुछ जहाँ का तहाँ थम गया। गति महेश बाबू के हृदय की बंद हुई थी, पर चाल जैसे सारे घर की ठप हो गई। अधूरा बना हुआ मकान और अधकचरी उम्र के 3 बच्चे। सच पूछो तो यह भी कोई उम्र है मरने की भला। कुल जमा 44 साल, पर मौत किसी से पूछकर आती है। फिर हुआ भी तो सब कुछ इतने आकस्मिक ढंग से। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही महेश बाबू का हार्ट फेल हो गया। घर खबर पहुंची तो शारदा अवाक। बस पड़ोसन ताई की चीत्कार घर बनाते मजदूरों के समवेत संगीत को चीरती हुई यहाँ से वहाँ तक फैल गई। देखते ही देखते सारा मोहल्ला आ जुटा। शव लाकर बीच आंगन में रखा गया। चारों ओर भीड़ और दार्शनिक मुद्रा में उछाले गए वाक्य, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भैया। अच्छे भले घर से गए थे, कौन जानता था लौट कर ही नहीं आएंगे। राम तेरी माया। मकान और दीप को लेकर कैसे कैसे सपने देखे थे। आदमी सोचता क्या है और होता क्या है। अधूरा मकान और 3 बच्चों की कच्ची गृहस्थी, तिनके तक का कोई सहारा नहीं। अब तो भगवान ही पार लगाएंगे। तो लगे, हे प्रभु तेरा ही आसरा। हर मौत पर दोहराए जाने वाले वही पिटे पिटाए वाक्य, वही भाषा। सिर्फ मरने वाला आदमी बदलता रहता है। पर इस सबसे अनछुई सी शारदा की सूनी सूनी आंखें और भावविहीन चेहरा, न एक बूंद आंसू, न छाती फाड़ क्रंदन। और इन सब से ऊपर और इन सब से अलग दीपू को बाहों में भरे पड़ोसन ताई का प्रलाप। अब तेरा नाटक देखकर किसकी छाती गज भर की होगी रे। अखबार में तेरी फोटो देखकर कौन मोहल्ले भर को दिखाता फिरेगा रे। मुझे मीठे चीले खिलाने को कौन कहेगा रे। शव उठा और कुछ समय पहले तक हंसती बोलती काया जलकर राख का ढेर हो गई। और रात तक जैसे सब कुछ शांत हो गया। बस शारदा जहाँ जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। तीनों बच्चे रो धोकर आंगन में ही ऐसे पसर गए। जून की उमस भरी रात, एक तरफ ईंट, रेत और चूने के ढूह बिखरे पड़े थे। बच्चों को छाती से चिपका चिपका कर रोए। अरे महेश बाबू, यह किस जन्म का बदला निकाल गए हमसे। अरे तुम्हारी नेकी के गुण तो सारी दुनिया गाती थी, यह किसकी हाय लग गई रे। पर 2 घंटे में ही उन्होंने रोने धोने का काम खत्म किया। आंखों से आंसू पोंछे और दुनियादारी आंच ली। जो घर ऐसे अधर में लटक गया हो, जहाँ आगे नाथ न पीछे पगहा, वहाँ फुर्सत से बैठकर शोक मनाने की गुंजाइश कहाँ भला। मातम पुरसी वाले लोग चले गए तो शारदा और दीपू को लेकर वे भीतर आए। तेरहवीं करने की क्या जरूरत है। चौथे दिन हवन करके उठाला कर दो और आगे की सोचो कि कैसे क्या होगा। पर आगे सोचने के जितने भी रास्ते थे थोड़ी दूर जाकर ही बंद दिखाई देते थे। बैंक बैलेंस नील, इंश्योरेंस जो भी था मकान बनवाने के लिए 3/4 उधार ले लिया। प्रोविडेंट फंड, उसमें से भी आधा कर्ज ले लिया। फिर वही एक रकम है, पर उससे तो यह मकान पूरा हो जाए तो गनीमत। इसे तो अब पूरा करना ही होगा, वरना अभी तक जितना पैसा लगाया है वह भी पानी। पर समस्या तो यह है कि 4 प्राणियों की यह गृहस्थी कैसे चलेगी। और सारे बंद रास्तों से लौटकर उसकी नज़र दीपू पर आकर टिक गई। बीए का इम्तहान दिया है ना, रिजल्ट भी आता ही होगा। अच्छे डिवीजन में तो पास हो ही जाओगे ना। वह हुंकार शारदा के मन में जाने कैसा आतंक जमाती सी भीतर तक उतर गई। उसने एक बार
घुटनों पर ठोड़ी टिकाए दीपू के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंसुआई आंखों के आगे दीपू की आकृति थर थर हुई धुंधली होती चली गई। चौथे के दिन हवन हुआ। दीपू के सिर पर पगड़ी पहनाई गई। इसे केवल रस्म ही मत समझना दीपू बेटे। आज से बाबू की इज्जत, बाबू की प्रतिष्ठा और बाबू का भार तुम्हारे सिर पर। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। मामा की आंसुओं से रूंधी हुई वाणी आवेग के कारण भिज गई। दीपू ने मामा के पैर छुए तो मामा ने अपने पैरों से उठाकर उसी वेश में दीपू को महेश बाबू के जनरल मैनेजर के चरणों पर झुका दिया। 18 साल तक महेश बाबू ने आपकी कंपनी की खिदमत की। अब दीपू को मौका दीजिए, उसका हक समझ कर दीजिए, चाहे कृपा करके, पर करना अब आपको ही है। और रात को उन्होंने कुछ कुछ किला फतह करने के अंदाज में सूचना दी। लो, दीपू की नौकरी पक्की कर दी, 400 देंगे। मैंने भी गरम लोहे पर चोट की। दीपू बेटा, कल ही जाकर मैनेजर साहब से मिल लो और नियुक्ति पत्र ले आओ। फिर कल परसों जब से कहे काम पर जाना शुरू कर दो। बात खत्म करने के साथ ही एक गहरा निश्वास उसके सीने से निकला। जिम्मेदारी निभा देने का, एक विकट समस्या का समाधान कर देने का एक आश्वासन का। गहरा निश्वास शारदा की छाती से भी निकला, पर एक गहरे अवसाद का। भर्राए गले से पूछा, दीपू नौकरी करेगा अभी से? 4 दिनों में यही पहला वाक्य उसके मुंह से निकला। अभी से? नहीं तो बाद में कौन पूछता है? यह मत भूलो कि ताज़ा घाव पर दिखाई गई सहानुभूति ही वजनदार होती है। फिर आजकल एमए पास कर 200 रुपये की नौकरी के लिए जूतियां चटकाए फिरते हैं। यह तो महेश बाबू की मौत का लिहाज। पर शारदा घुटनों में सिर छिपाए बिसूरती ही रही। मैं नौकरी करूंगा मामा, बड़े दृढ़ और निर्णयात्मक स्वर में दीपू ने कहा। शाबाश, यह हुई ना बात। तुम इस गृहस्थी की गाड़ी को गुड़का ले जाओगे। फिर एकाएक स्वर को बेहद स्नेहिल और कोमल बनाकर बोले, और उपाय भी क्या है बेटा? जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करूँगा। पर और वे दीपू के सिर पर हाथ फेरने लगे। इसके बाद अनेक हिदायतें, अनेक आदेश। पैसा हाथ में आते ही मकान बनवाना तुरंत शुरू कर देना। राजू मीनू की फीस माफ करवा लेना। सारे खर्चे में कटौती कर देना। शारदा केवल सुनती रही। जिस घर में आज तक कोई भी काम उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं हुआ, उसकी सलाह के बिना नहीं हुआ, वहाँ अब उसे केवल दूसरों के आदेशों पर चलना है। पहली बार उसे स्थिति की भयानकता का एहसास हुआ। पहली बार लगा कि उसके पति मर गए हैं। उसके सुख चैन और अधिकारों की सीमा समाप्त हो गई है। रात शायद आधी से अधिक बीत गई है। चारों ओर निपट सन्नाटा, कहीं पत्ता तक नहीं हिल रहा। पर शारदा के मन में कैसा तूफान उठा हुआ है। एक दूसरे पर उभरते हुए दृश्य, एक दूसरे को काटते हुए वाक्य। नाटक समाप्त हो गया है। उत्पल दत्त प्रमुख अतिथि के रूप में भाषण दे रहे हैं। दीपक की अभिनय कला, दीपक की प्रतिभा, दीपक के उज्जवल भविष्य की कामना। फिर प्रशंसा और बधाइयों का दौर। आपका बेटा बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। बनेगा? अरे, ही इज अ बॉर्न आर्टिस्ट। दूसरे दिन सारे अखबारों में दीपक की फोटो, दीपक की सराहना। महेश बाबू घर घर अखबार दिखाते फिर रहे हैं। पिछले 3 सालों में यह क्रम कई बार दोहराया गया है और हर बार महेश बाबू का पुलकित गदगद स्वर। जीनियस है तुम्हारा बेटा। देखना इतना नाम करेगा, इतना नाम करेगा कि लोग अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। मेरा बेटा कलाकार बनेगा। तापस बाबू कह रहे हैं, इस लड़के के बारे में ट्रेडिशनल ढंग से सोचने से काम नहीं चलेगा। इसे इस बार आप पूना भेजिए। अभिनय की ट्रेनिंग लेने के बाद फिल्म वाले लोग हाथों हाथ उठा लेंगे। ये सब नामी एक्टर
झक मारेंगे इसके सामने। पिछले 3 नाटकों में कुंतल ही हीरोइन का रोल कर रही है, अक्सर घर आती रहती है। महेश बाबू रसभीनी आवाज में कहते हैं, देख लेना घर में भी यही हीरोइन बनकर आएगी। शारदा केवल मुस्कुराती है। दीप की आंखों में कैसे कैसे सपने तैरने लगे हैं। उसके सपनों की छाया हर किसी की आंखों में दिखाई देने लगी है। मीनू अपने दीपैया को अमिताभ बच्चन समझने लगी है। दीपू की सफलता और यश से छाती फुलाए फुलाए राजू अपने दोस्तों में हीरो बना घूमता है। एक एक नाटक की तैयारी हो रही है। दीपू को न खाने का होश है न पीने का, पागलों की तरह उसमें जुटा है। गर्मी में थके मांदे महेश बाबू ऑफिस से आकर ठेकेदार से सिर फोड़ने बैठते हैं। सीमेंट लक्कड़ तो शारदा दीपू पर ही बरस पड़ती है। सारे दिन नाटक नाटक, यह नहीं कि बाबू का थोड़ा सा हाथ ही बंटा दो। दीपू कुछ कहे उसके पहले ही महेश बाबू रोक देते हैं। अरे उसे कहाँ इस पचड़े में डालती हो, यह सब क्या उसके बस का है। और इन सारे दृश्यों और आवाज़ों को चीरता हुआ दीपू का दृढ़ निर्णयात्मक स्वर, मैं नौकरी करूँगा मामा। शारदा के तन मन को छोड़ता मरोड़ता हुआ आवेग एक गोला सा उमड़ता है, फिर आंसुओं की बाढ़, हिचकियों का सैलाब। घर की ठप हो गई गाड़ी को किसी तरह गुड़काने का इंतजाम करके दूसरे दिन बड़े भैया चले गए। घर की गाड़ी घिसटती हुई जैसे तैसे चल पड़ी। दीपू की नौकरी का पहला दिन। मीनू ने दीपैया के कपड़ों पर इस्त्री की। राजू ने बाबू का ब्रीफकेस खाली किया, पर समझ ही नहीं आया कि इसमें आखिर रखे क्या, तो बाबू के ही कुछ कागज डायरी रख दिए। कम से कम लगे तो कि ऑफिस जा रहे हैं। चलने से पहले पड़ोसिन ताई ने आकर दीपू की भलैया ली, उसे दही पेड़ा खिलाया। इस सारे आयोजन में बस शारदा जैसे आंखें चुराती रही, सामने पड़ने से कतराती रही। और जब दीपू चला गया तो इतनी देर से थमा हुआ मन का आवेग आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। यह क्या बहू, तुम तो खुशी के मौके को भी आंसुओं में सान कर मिट्टी कर देती हो। बेटा नौकरी पर गया, यह रोने की बात है भला। खैर मनाओ कि भगवान ने बिगाड़ा तो सब समेट भी लिया। किसके नसीबों में होते हैं ऐसे बेटे। शाम को दीपू की प्रतीक्षा में सब बैठे हैं। कैसा लगा दीपैया, राजू उछलकर पूछता है। मीनू बढ़कर ब्रीफकेस रख देती है। लगता क्या, खूब अच्छा लगा। सब लोग खूब प्यार से बोलते बतलाते रहे। मैनेजर साहब ने अपने पास बिठाकर चाय पिलाई, फिर चुटकी बजाते हुए बोला, देखना अम्मा, यूँ काम सीखता हूँ। और हाँ, बड़े मज़े की बात हुई, मैं काम कर रहा था, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मिस्टर अग्निहोत्री, मिस्टर अग्निहोत्री। यहाँ दीपू राम को पता ही नहीं कि उन्हें ही बुलाया जा रहा है। फिर आवाज़ को जरा सी भारी बनाकर बोला, सो अम्मा, अब तुम्हारा दीपू मिस्टर अग्निहोत्री बन गया है, समझी। सब चुप। तो बाबू की हूबहू नकल करते हुए बोला, मीनू बिटिया, एक कप चाय तो पिलाओ गर्मा गर्म। राजू मीनू के चेहरों पर जरूर हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर शारदा इस पर भी चुपचाप तरकारी काटती रही। तो दीपू एकदम फट पड़ा, अम्मा, बाबू की नकल करने पर तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं? क्यों नहीं हमेशा की तरह उठकर मेरी पीठ पर धौल जमाया? चाय के साथ क्या खाएगा, पराठा बना दूं? अब क्या तू दीपू है जो डांटूं? अभी तूने ही तो कहा कि अब से मैं मिस्टर अग्निहोत्री बन गया, रूंधे हुए कंठ से शारदा ने कहा, और कुछ लेने के लिए उठकर भंडार घर में चली गई। नहीं अम्मा, नहीं, तुम बोलती नहीं, डांटती नहीं, कुछ भी तो नहीं करती। तुम इस तरह रहोगी तो मुझसे कुछ भी नहीं किया जाएगा, बताए देता हूँ। हाँ। हंसी मजाक करके सबको बहुत सहज बनाने के प्रयास में दीपू खुद कहीं बहुत असहज हो गया। शारदा भीतर गई तो वहीं घुटनों में सिर देकर बैठ गई। किससे बोले वह पहले की तरह,
खाने के समय तरह तरह की फरमाइशें करने वाले और बने खाने में दुनिया भर की मीन मेख निकालने वाले ये बच्चे बिना चूं चपड़ किए दाल से रोटी निगल लेते हैं। इस बार कहने पर भी हर काम को टाल जाने वाली मीनू बिना कहे उसके काम में हाथ बटाती रहती है। करने न करने का सब कार्य करती रहती है। दिन भर में रुपया 2 रुपया झटक कर ले जाने वाला राजू आंगन में बैठा बैठा सिर्फ उड़ती हुई पतंगों को देखता रहता है। पढ़ाई और नाटक के सिवाय जिसने दीन दुनिया के बारे में कुछ न जाना, कुछ न समझा, वही दीपू बाबू के रजिस्टरों के हिसाब किताब समझने की कोशिश करता रहता है। अब से ऑफिस का काम जो किया करेगा। कितने अपरिचित हो उठे हैं उसके अपने बच्चे। उनसे क्या बोले, कैसे बोले। यह घर उसका है जिसका आंगन शाम को हंसी मजाक और नकलों से गूंजता रहता था। नाटकों के आधे रिहर्सल यहीं होते थे। रिहर्सल नहीं होता तो नकलें उतारी जाती। राज कपूर के संवाद, दिलीप कुमार के संवाद आंखें बंद कर लो तो पहचान नहीं सकते कि दीपू बोल रहा है या दिलीप कुमार। कॉलेज के लेक्चरर्स की नकल होती, पड़ोस के बूढ़ों की नकल होती और फिर एक दिन बाबू की नकल उतारी। हूबहू वही आवाज़, वही लहजा। राजू मीनू हंसते हंसते लोटपोट। शारदा ने हंसी भीतरी घोंटते हुए पीठ पर धौल जमाया। बस अब बाप की ही नकल उतारा कर, बेशरम कहीं के। पीठ ठोंकी है ना बहुत अच्छी नकल करने के लिए। अरे अम्मा, जीनियस है तुम्हारा बेटा, जीनियस। अम्मा, अगर कोई बढ़िया मेकअप कर दे तो बाबू का रोल ऐसे अदा करूं कि तुम पहचान ही ना सको कि दीपू कौन है और बाबू कौन। दीपू पार्ट याद कर रहा है। नाटक की एक प्रति राजू को पकड़ा दी। डॉक्टर वाला पार्ट तू बोलता चल। 5 मिनट बाद ही दीपू बिगड़ पड़ता है। अरे यार राजू, 2 डायलॉग तो तू ठीक से नहीं बोल सकता, गधा कहीं का। राजू कॉपी हवा में उछाल देता है। मुझे कौन तुम्हारी तरह एक्टर बनना है? मैं तो डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर की एक्टिंग तक तो की नहीं जाती, असली डॉक्टर बनेगा? शक्ल देखो इनकी। राजू को शिकायत है बाबू से। जब देखो दीपैया की तारीफ करते रहते हैं, उनकी बात करते रहते हैं। दीपू को यह बनाना है, दीपू ये करेगा, जैसे हम तो कुछ हैं ही नहीं। रूठे हुए राजू को बाबू अपने पास खींच लेते हैं। देख भैया, मैं दीपू को अब एक्टर बना दूँ तो दीपू तुझे डॉक्टर बना देगा। अरे किसी फिल्म में दांव लग गया ना, और अब लगा ही समझ, तुझे बाहर भेजेगा मेडिकल के लिए। राजू को एक गोदी में बैठाकर मीनू दूसरी गोदी में जा लदती है। शारदा डपटती है। यह उम्र है तुम लोगों की गोदी में लदने की, बड़े बड़े धींगड़े हुए। माँ बाप के लिए भी बच्चों की कोई उम्र होती है। और बच्चों पर बरसता हुआ महेश बाबू का लाड़ सारे आंगन में महकने लगता। दिन में लू से झुलसता हुआ और रात को उमस भरी मायूसी में डूबा रहने वाला यह आंगन उसके अपने घर का आंगन है। कोई 2 सप्ताह बाद दीपू का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीज़न। मायूसी में लिपटी खुशी का एक हल्का सा एहसास सबके मन में जगा और बिला गया। बड़े मामा का पत्र आया। बधाई और आशीर्वाद के बाद लिखा था, इस खबर से जो सबसे ज़्यादा खुश होता, गर्व करता, वह तो आज हमारे बीच नहीं है। फिर भी तुम अपना रिजल्ट ऑफिस में बता देना। मैनेजर साहब यह न समझें कि उन्होंने केवल कृपा ही की है, एक योग्य व्यक्ति को ही काम दिया है। पीएफ के पैसे के लिए पीछे लगे रहना, मिलते ही मकान का काम शुरू करवा देना। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे मकान की ही है। वह बन जाएगा तो तुम लोगों का आधा संकट टल जाएगा। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। कल भास्कर, कपिल और दुबे आए थे, पर शायद संकोचवश असली बात नहीं कर पाए। आज तापस बाबू खुद आए हैं, तुरप का पत्ता हाथ में लेकर। कुंतल स्थिति की नज़ाकत को समझते हैं, इसलिए स्वर में संकोच जरूर है, पर आग्रह जैसा कुछ नहीं। मिठास में लिपटा आदेश ही है। अब रिहर्सल में आना शुरू करो। दिल्ली में होने वाले ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए एंट्री भेज चुके हैं। समय बहुत कम रह गया है।
शारदा के चेहरे पर घिर आई भय की हल्की सी छाया को उनकी तेज आंखें भांप लेती हैं। आप चिंता न करें भाभी, पहले की तरह रात दिन रिहर्सल अब नहीं होंगे। दीपू ऑफिस के बाद ही आया करेगा। फिर एक क्षण रुककर बोले, इसे नाटक से कटने मत दीजिए, वरना आप तो जानती हैं नाटक ही इसका प्राण है। ऑफिस का काम जितना ज़रूरी है, नाटक का काम भी उतना ही ज़रूरी है। तापस और कुंतल दीपू को अपने साथ ही ले गए। शारदा जानती है नाटक दीपू के लिए काम नहीं, नशा है। जब चढ़ता है तो भूत की तरह सवार हो जाता है, फिर उसे दिन दुनिया किसी का होश नहीं रहता। शारदा जब कभी कभी इसे पागलपन कहती थी तो महेश बाबू कहा करते थे, यह लगन है शारदा, लगन। कहाँ होती है इस उम्र के बच्चों में ऐसी लगन? फिर बिना लगन के कोई बड़ा काम होता है भला? लेकिन अब यदि दीन दुनिया को भूल गया तो, और दीन दुनिया के चक्कर में नाटक से कट गया तो, और इन दो तो की जकड़ में शारदा का मन ऐंठने लगता है। दूसरे दिन शारदा उठी तो देखा दीपू आंगन में टहल टहल कर कुछ पढ़ रहा है। इतनी सवेरे उठ कर क्या पढ़ रहा है? अपना पाठ याद कर रहा हूँ। सचमुच तापसदा ने बहुत बढ़िया नाटक लिखा है। यह रोल करने के बाद देखना अम्मा, हल्ले हो जाएंगे दीपक अग्निहोत्री के। और शाम को ऑफिस से आते ही ब्रीफ केस, जूता, मोजा अलग अलग दिशाओं में उछले। आ जाओ राजू, मीनू, रिहर्सल शुरू। अम्मा तुम बैठ कर देखना। राजू मीनू दूसरे पात्रों के संवाद पढ़ रहे हैं और दीपू अपने। इतने दिनों से शारदा के चेहरों की रेखाओं का तनाव अपने आप पिघलने लगा और घर पर फैले अवसाद की एक परत जैसे किसी ने हटा दी। पहली तारीख। दीपू ने शारदा के हाथ में तनख्वाह रखते हुए, ये मेरे 15 दिन की तनख्वाह के 200 रुपये और बाबू की 5 दिन की तनख्वाह के 250 रुपये। वाह रे दीपू मास्टर, क्या कीमत है तुम्हारी। फिर एकदम गंभीर होकर बोला, अम्मा अब से इन्हीं रुपयों में घर चलाना, सब कटौती कर दो। पीएफ का चेक भी कल मिल जाएगा। बस 2 दिन के बाद मकान शुरू। राजू को भेजकर मिश्रा काका को बुलवा लो, आकर अपनी ठेकेदारी संभालें। रुका हुआ मकान फिर से बनने लगा। मजदूरों की आवाजाही, ठेकेदार मिश्रा जी की गुहार पुकार। शाम को दीपू आया तो मिश्रा जी ने कहा, भैया चलकर मजदूरों को मजदूरी बांट दो और आज का काम जरा नज़र से गुजार दो। मजदूरी तुम बांटो, सामान तुम ला कर दो। काम देखो और कसर हो तो हमें बताओ। पर काका मैं कुछ जानता नहीं, समझता नहीं, यह सब मुझसे कैसे होगा? होगा कैसे नहीं? महेश बाबू करते थे कि नहीं? पर मैं तो बाबू नहीं हूँ काका। हमारे लिए तो भैया तुम ही महेश बाबू हो, और हो क्यों नहीं। जिस दिन महेश बाबू की पगड़ी सिर पर धर ली उसी दिन महेश बाबू बन गए। और उन्होंने सामान की एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहा, तुम खांची लो, हम साथ चलेंगे और सब सामान दिलवा देंगे। 4 दिन में तुम खुद लायक बन जाओगे। और 8 बजे के करीब दीपू जब लोहा, लक्कड़, कील कांटों की दुकानों के चक्कर लगाकर लौटा तो एकदम पस्त हो चुका था। काका रोज रोज अब क्या मुझे यही सब करना पड़ेगा? अरे भैया अपने मरे बिना भी कहीं स्वर्ग दिखा है? और मिश्रा काका ने कोई 10 दिन में दीपू को स्वर्ग दिखा दिया। रुका हुआ मकान फिर से बनना शुरू हो गया, पर जो नाटक शुरू हुआ था वह जहाँ का तहाँ रुक गया। मामा आए तो गदगद। मकान का मुआयना करने के बाद बड़े संतुष्ट भाव से दीपू की पीठ थपथपाते रहे। शारदा तेरा बेटा पार लगा देगा, कितनी होशियारी से सारा काम संभाल लिया, लगता ही नहीं कि महेश बाबू नहीं। फिर जाने क्या सोचकर वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। राजू मीनू के स्कूल खुल गए तो उनकी ज़िंदगी फिर लौट आई। नई कक्षाओं में जाने का उल्लास, नई किताबें खरीदने का उत्साह, हम उम्र साथियों का साथ। पर दीपू, शारदा बोलती कुछ नहीं, सिर्फ देखती है। महेश बाबू के कमरे में बैठकर सवेरे सवेरे ऑफिस की फाइलों में डूबे हुए दीपू को, ऑफिस जाते हुए दीपू को, मिश्रा काका के साथ मगज मारते हुए दीपू को,
ट्रक से भरी सीमेंट की बोरियां उतरवाते हुए तो कई ईंटें गिन कर रखवाते हुए दीपू को, रात में देर तक हिसाब लिखते हुए दीपू को, और उसके मन में जाने क्या कचोटता रहता है। रह रहकर एक घटना मन में उभर आती है। वह रसोई में कुछ काम कर रही थी कि बाहर से दीपू के खांसने की आवाज़ आई। खांसी क्या, जैसे खांसी का दौरा ही पड़ा हो। शारदा झपट कर बाहर आई, घुटनों में पेट दबाए, हथेलियों में माथा थामे दीपू खांस रहा है बुरी तरह, चेहरा लाल, आंखों में आंसू। खांसी क्या, लगता था अंतड़ियाँ ही बाहर निकल आएंगी। सकते में आई शारदा पीठ मलने लगी। कब हुई तुझे ऐसी खांसी? पहले तो कभी नहीं सुनी। घबराहट के मारे उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। खांसते खांसते कहीं सांस ही न उखड़ जाए दीपू की। 2 मिनट तक शांत रहकर दीपू ने अपने को साधा, फिर झटके से खड़े होकर हंसता हुआ बोला, रिहर्सल रिहर्सल। क्या? फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखती हुई शारदा चीखी। एक बूढ़े भयंकर दमे के मरीज का रोल करना है, समझी? फिर सामने से हंसता हुआ बोला, मानती हो अब तो तुम्हारा बेटा जीनियस है। जीनियस की दुम, प्राण ही निकल गए मेरे तो। इसका मतलब मेरी एक्टिंग कमाल की। लाड में आकर दीपू ने अपनी दोनों बाहें माँ के गले में डाल दी और हंसने लगा। दीपू की हंसी से एक क्षण पहले का तनाव झटके से गायब हो गया और सब कुछ सहज हो गया। पर अब न तो कोई झटका लगता है, न ही कुछ सहज होता है। ईंट पर ईंट धरी जाने लगी और दूसरे तल्ले की दीवारें ऊपर उठने लगी, लेकिन नीचे वाला तल्ला जैसे और नीचे धसकने लगा। 1500 में चलने वाली गृहस्थी को कुल 400 में चलाना कोई आसान काम था। बरसों की आदतें अंकुश लगाने पर भी दगा दे जाती। जब तक कड़की का कोड़ा नहीं पड़ा था, सबका मन एक दूसरे के लिए उमड़ता रहता था, एक दूसरे को संभालता रहता था। लेकिन अब, अम्मा तुमने 200 रुपये पीएफ के रुपयों में से खर्च कर दिए। क्या करती? राजू मीनू की किताबें, मीनू की 2 जोड़ी यूनिफॉर्म। यह सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बीच में ही बात काट कर दीपू तेजी से कहता, बस इतना जान लो कि इस पैसे को छुओगे भी नहीं। जानती हो, मिश्रा काका के बताए हिसाब से तो बाबू के इन रुपयों से भी मकान पूरा नहीं होगा। और तुम हो कि कहाँ से आएगा रुपया? मुझे क्या कहते हो? सब अपने पेट पर पट्टियाँ बांध लो। शारदा का 2 टूक जवाब। और खर्च कम करो, दूध बंद, खाने में कटौती, 60 की जगह 25 पावर के बल्ब। पर इस दम तोड़ महंगाई में खर्चा है कि चलता ही नहीं, और न करके भी 150 रुपये मकान के रुपयों में से निकल जाते हैं। दीपू खींचता है, चिल्लाता है, फिर हताश हो जाता है। पर जब शारदा हताश होती है तो हौसला बंधाता है। बस कुछ ही महीनों की बात है अम्मा, मकान खत्म होते ही नीचे का मकान किराए पर उठा देंगे। 600 ना मिले तो 550 तो कहीं नहीं गए। ऊपर का 3 कमरों वाला सेट 300 में और 2 वाले में रहेंगे। बस फिर पहले जैसे ठाट। और यह हवाई आश्वासन ही 8-10 दिनों के लिए सबके मन का पैनापन काट देता है। राजू मीनू अपनी ज़रूरत की चीज़ों की सूची कुछ महीनों के लिए स्थगित कर देते। शारदा फिर कतर ब्योंत में लग जाती। 4 महीनों में दीवारें उठ गईं, छत भी पड़ गई, पर रुपया खत्म। बनता मकान फिर ठप हो गया। दीपू परेशान, उसे कर्ज भी कौन देगा? बस मामा का ही भरोसा है। उसके आश्वासन भरे पत्र आते, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंतजाम होते ही रुपया भेजूंगा, पर रुपए नहीं आते। मकान बन रहा था तो सबके पास जैसे अपनी उम्मीदें टिकाने का एक सहारा था। वह बंद हुआ तो गहरी निराशा ने सबको बुरी तरह काट लिया, अपने भीतर से भी, आपस में, एक दूसरे से भी। राजू दीपू की अनुपस्थिति में खुलेआम चिल्लाता, मकान मकान, गाड़ दो हमें इस मकान में। सारा रुपया इन दीवारों में फूंक दिया। शारदा झिड़कती तो उसे भी टके सा जवाब पकड़ा देता। दीपू ऑफिस से आकर राजू मीनू को नहीं देखता तो पूछता है, कहाँ जा रहे हैं आजकल ये रोज रोज?
पड़ोस में, जब देखो वहाँ घुसे रहते हैं, पढ़ना लिखना नहीं रहता इन्हें। शारदा चुप रह जाती, पर राजू चुप नहीं रहता। पढ़ना लिखना इन दियों जैसे चुंधे बल्बों में पढ़ सकता है भला कोई? किताबें हैं हमारे पास जो पढ़ लें। दीपू तमतमा कर रह जाता। राजू थाली सरका कर उठ जाता है। रोज रोज वही आलू की रसेदार सब्जी और सूखी रोटी नहीं खाना हमें। मीनू आजकल उसकी चेली हो रही है, वह भी उठ जाती है। खैर मनाओ कि यह भी खाने को मिल रहा है, वरना भीख मांगते नजर आते। मांग लेंगे भीख, तुम लोग ताजमहल चिनाओ बैठकर। शारदा गुस्से से थरथराते हाथ को थाम लेती है किसी तरह, पर आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगते हैं। रात 9 बजे राजू और मीनू घर में घुसे। कहाँ गए थे? प्रश्न की बंदूक दगी। सिनेमा। बिना झिझक के राजू ने एक एक अक्षर पर जोर देकर कहा और साथ ही जोड़ दिया, पैसे अम्मा से नहीं लिए थे, शिबू ने दिखाया है अपनी तरफ से, वरना लेक्चर और सुनो। तड़ाक। दीपू का भरपूर हाथ राजू के गाल पर। देख रहा हूँ, बदतमीज और ढीठ हुए जा रहा है दिन पर दिन। लाट साहब समझने लगा है अपने आप को। शारदा का यह रूप, यह आवाज, यह प्रश्न, सब कुछ एकदम अप्रत्याशित। सिनेमा देखने चला गया तो कोई गुनाह कर दिया? इस उम्र में किसे शौक नहीं होता है देखने का? पहनना, हंसना, खेलना, सभी कुछ तो छोड़ दिया है मेरे बच्चों ने। और बिना जवाब की अपेक्षा किए शारदा जैसे आई थी चली गई। मेरे बच्चे? दीपू की खोपड़ी पर यही शब्द घनघनाता रहा। लेकिन 2 दिन बाद ही जब राजू ने शारदा से कहा, अगले हफ्ते इम्तहान के फॉर्म भरने हैं, मिस्टर बोर से कह देना कि इम्तहान दिलवाना है तो रुपयों का इंतजाम करके रखें, तो शारदा ने भी थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। बेशरम, बदतमीज कहीं के। तुम लोगों के पीछे उसने अपने को झोंक दिया, बिल्कुल मार दिया, और तुम लोग ही कहोगे बोर। पर आपसी दुर्भावना मिटाने के ये प्रयास कड़की के कोड़े के नीचे सहम कर रह जाते हैं। जल्दी ही रुपयों का प्रबंध होने की उम्मीद है कि आश्वासन वाले पत्र अब किसी को हौसला नहीं बंधाते और मन की निराशा खींच बनकर एक दूसरे पर निकलती रहती है। हार कर एक दिन शारदा कहती है, दीपू मेरे लिए किसी काम का जुगाड़ कर दे। 10वीं पास तो मैं भी हूँ, कुछ न कुछ तो कर ही लूँगी। पर काम का जुगाड़ शारदा के लिए नहीं, दीपू ने अपने लिए किया। शाम को किसी के यहाँ चिट्ठियाँ टाइप करनी, हिसाब लिखना, 2 घंटे 150 रुपया। शारदा ने सुना तो राहत की सांस ली। करो बेटा करो, कुछ तो हाथ खुलेगा। आज दीपू को 6 माही बोनस मिला, 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह। लग रहा है जैसे घर के सारे तनाव ढीले हो गए। लौटते हुए रास्ते से उसने गाजर का हलवा बंधवाया। आधी सर्दी बीत गई, एक बार भी हलवा नहीं खाया। इन रुपयों से वह सबकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करेगा, सिनेमा दिखाएगा। पिछले 6 महीने से कल की चिंता में वह आज को मारता ही आया है। राजू ठीक ही कहता है, पर उसे रास्ते पर जरूर लाना है, थोड़ा भटक रहा है। मीनू को सलवार कुर्ता बनवा देगा और अम्मा के लिए शॉल। अगले महीने तो वैसे भी 150 रुपया ज़्यादा ही मिलेगा। 400 रुपयों में उसने सबके मन में पड़ी 400 सलवटों को सीधा कर दिया है। रात में शारदा दूध का गिलास लेकर सामने आ खड़ी होती है। यह क्या है? दूध। दूध किस लिए? क्यों सवेरे से रात तक मशीन की तरह जुटा रहता है? एक छूट दूध गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। तुम भी कमाल करती हो अम्मा। घर में राजू और मीनू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके इम्तहान भी पास हैं, दे सको तो उन्हें दूध दो। शारदा जैसे कि तैसी खड़ी रह जाती है। दीपू की आवाज़ दीपू के चेहरे में से कुछ ढूंढती सी। 2 महीने बाद एक दिन अवतार की तरह मामा प्रकट हुए, पक्का और बढ़िया इंतजाम करके। अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी है, खासी बड़ी। वे अपना एक ऑफिस यहाँ भी खोलना चाहते हैं। उन्हें 4-5 कमरों का एक मकान चाहिए, मेन मार्केट के पास। बस यह मकान मैंने उसके गले उतार दिया। अग्रवाल साहब से पुराना रसूख है। सारी स्थिति समझा कर कह दिया कि हमें 20,000 रुपये एडवांस दे दें और 3 महीने बाद मकान ले लें। 3 महीने से ज़्यादा का काम है भी नहीं।
वे मान गए। दीपू को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मानेंगे क्यों नहीं? गौरी शंकर की बात और ना मानी जाए? आत्मविश्वास और दर्प उनकी आवाज में छलका पड़ रहा था। मकान फिर बनने लगा। अम्मा, हमारे रहने का हिस्सा तो जैसा तैसा बन ही गया। इन रुपयों से किराए पर उठाने वाला सेट पूरा करवा देता हूँ। ऊपर का प्लस्तर, दरवाजे और टीम टाम में 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। पूरा करते ही इसे भी किराए पर उठा देंगे। किराया आना शुरू हो जाएगा। अब मिश्रा काका को बुलाकर भी क्या होगा? दिन भर काम की निगरानी तुम रख लेना, बाकी मैं अकेला ही कर लूँगा। अब तो सब समझ गया क्यों उन पर बेकार के रुपए खर्च किए जाएं। किराए वाले सेट में टीम टाम थोड़ी ज़्यादा करवा देते हैं, किराया अच्छा मिलेगा। शारदा सुनती रही और मुग्ध भाव से देखती रही। दुनियादारी में पटु हुआए अपने इस बेटे को, और मकान पूरा हो गया। मामा मिस्टर गुप्ता के साथ साथ ही आए हैं। हफ्ते भर में नीचे की रंगाई पुताई पूरी हो जाएगी तो वे अपना सामान जमाना शुरू कर देंगे। ऊपर का 3 कमरों का सेट भी उन्होंने ही किराए पर ले लिया अपने मैनेजर के लिए। ऊपर छत पर पूरा परिवार बैठा है। मामा बेहद प्रसन्न। दीपू को उन्होंने एक बाह में समेटकर अपने पास ही बिठा रखा है। राजू, मीनू, शारदा के अगल बगल बैठे हैं। संतोष और तृप्ति के भाव में लिपटा मामा का प्रवचन चालू है। दीपू बेटे, तूने महेश बाबू का सपना पूरा कर दिया। रोम रोम आशीर्वाद दे रहा होगा। बड़ी हौस थी मकान की उनको। अगले सप्ताह 5 जून को ही तो बरसी है उनकी। नए मकान में ही करना, आत्मा जुड़ जाएगी उनकी। शारदा 1 साल और इसी तरह खींचतान करके चला लो। अगले साल कर्ज चुक जाएगा तो राजू के मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा करने में आसानी हो जाएगी। अब दूसरा सपना तू पूरा कर दे राजू, बस डॉक्टर बन जा। 4 साल बाद फिर सब ऐश करना। कहाँ फिर मीनू आकर खड़ी हो जाएगी, इसे भी तो पार लगाना है। दीपू ने बुजुर्गों की तरह कहा तो मामा हो करके हंस पड़े। देखा शारदा, कैसा दुनियादार बन गया है तेरा बेटा, सारी जिम्मेदारी समझता है अपनी। फिर दीपू को लाड से सहलाते हुए बोले, दुनियादारी का जंजाल ही ऐसा है बेटा, बस आदमी सोचता ही रहता है कि यह हो जाए तो छुट्टी, यह हो जाए तो छुट्टी, पर इस प्रपंच में पड़े आदमी के लिए कहाँ पड़ी है छुट्टी। फिर एक भाषण आजकल के लड़कों पर। मैं तो कहता हूँ घर घर में दीपू का उदाहरण देना चाहिए जाकर। ये आजकल के वाहियात नाकारा लौंडे लपाड़े कुछ सीखें तो। नालायक सारे दिन बाल काढ़ेंगे, कूल्हे मटकाएंगे। माँ बाप और घर परिवार जाएं जहन्नुम में इनकी बला से। सब प्रसन्न, सब गदगद, एक बड़ी उपलब्धि का संतोष, कुछ और कर डालने के हौसले। राजू और मीनू सामान ढो ढो कर ऊपर ला रहे हैं। शारदा ने आज दीपू की छोटी सी कोठरी खोली है। साल भर से ताला पड़ा था इसमें। सामान के नाम पर कबाड़ा ही भरा था, फिर भी खाली तो करनी है। नाटक के उतरे हुए सेट्स, लकड़ी के दरवाजे, पेंट किए हुए पेड़, कैनवास के टुकड़े बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे पड़े हैं, धूल में अटे, जालों से घिरे। शारदा ने खींच खींच कर बाहर निकाला। अलमारी खोली। एक कतार में नाटकों में जीते हुए कप और मेडल्स रखे थे। एक क्षण को शारदा उस कतार को देखती रह गई। काम करने के लिए तत्पर हाथ एकाएक जैसे ढीले पड़ गए। उस कतार को बिना छुए ही उसने नीचे के खाने से 5-6 फाइलें निकाली। किसी में नाटक के टाइप किए हुए संवाद लगे थे तो किसी में अखबारों की ढेर सारी कटिंग्स। दीपक अग्निहोत्री, अभिनय के क्षेत्र में उभरती हुई एक नई प्रतिभा। अनुश्री संस्था का सबसे सफल और समर्थ कलाकार दीपक अग्निहोत्री। कहीं तस्वीरें इनाम लेते हुए, किसी से हाथ मिलाते हुए, उत्पल दत्त से पीठ ठुकवाते हुए। पूना का एडमिशन फॉर्म भर कर भेजने की तो नौबत ही नहीं आई। साथ ही तापस बाबू की बात, आप इसे नाटक से मत काटिए वरना। आप तो जानती हैं नाटक इसका प्राण है। 3-4 नीले लिफाफे में बंद 8-10 छोटी छोटी चिटें। आज ग्रीन रूम में हाथ पकड़कर जो कुछ कहा था
वह नाटक का संवाद तो नहीं था ना। उसे सच ही समझो कि रिहर्सल के दौरान भी जब तुम देखते हो तो भीतर का सब कुछ थरथरा जाता है। घर लौट आती हूँ, फिर भी तुम्हारी नज़र उसी तरह पीछा करती रहती है। अपनी नज़र को समझाओ प्लीज़ कि आज तुमने यह क्या कर डाला। नहीं दीपू, अभी यह सब नहीं। तुम पूना चले जाओगे तो पीछे इस लायक तो छोड़ की प्रतीक्षा कर सकूं कि आंसुओं के सैलाब में शारदा और कुछ नहीं पढ़ पाई। बस सुन्न सी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। उसके आसपास सब कुछ जड़ होता चला गया और भीतर एक दूसरी ही दुनिया खुलती चली गई। अनेक अदृश्य, अनेक बातें, अनेक सपने। तुम्हारा बेटा जीनियस है शारदा, जीनियस। देखना, इतना नाम करेगा। अम्मा, पंडित जी पूछ रहे हैं बरसी पर कुल कितने ब्राह्मणों को बुलाना है। बरसी? और एक क्षण शारदा जिसे समझ ही नहीं पाई कि किसकी बरसी की बात कर रहा है राजू। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मनु भंडारी जी की कहानी असामयिक मृत्यु। कैसी लगी कहानी आपको? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।